जय हिंद दोस्तों। मैं आदित्य द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म आदित्यांजल जीएस क्लासेस में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन की जो श्रृंखला लेकर हम चल रहे थे और इस श्रृंखला में हमने मध्य प्रदेश का भूगोल इस विषय वस्तु का चुनाव किया था। और मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत जो पहला टॉपिक हम पढ़ रहे थे वो मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन था। क्या था? मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। और मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन को हमने देखा था कि इसको मुख्यतः 7 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 7 भागों में बांटा गया है। इन 7 भागों में से जो प्रमुख भाग थे उनका हमने अध्ययन कर लिया था। वो 5 भाग किससे संबंधित थे? आपके मध्य उच्च भूमि से संबंधित थे, जिसमें हमने मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार और मध्य भारत के पठार का अध्ययन कर लिया था। इसके बाद अब जो दो मुख्य अन्य भाग बचते हैं, एक तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी और दूसरा पूर्वी पठार या जिसे बघेलखंड का पठार भी कहते हैं। इन दोनों को हम आज के वीडियो में क्या करेंगे? कवर करेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं, देखते हैं हमारा जो अगला भौतिक प्रदेश है सतपुड़ा मैकल श्रेणी। कौन सा हो जाएगा? सतपुड़ा मैकल श्रेणी। तो सदैव की तरह इस बार भी हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो सतपुड़ा मैकल श्रेणी है ये मध्य प्रदेश के मैप में ये इसकी अवस्थिति कहाँ पर है। तो आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि ये जो दक्षिणतम भाग है मध्य प्रदेश का, ये क्या कहलाता है? हमारा सतपुड़ा मैकल श्रेणी। क्या कहलाता है? सतपुड़ा मैकल श्रेणी। ये प्रदेश के कुल भौतिक भाग के कितने प्रतिशत पर है? 11% भाग पर। कितने प्रतिशत भाग पर है? 11% भाग पर फैला हुआ है। अब आइए एक एक करके इसके भौतिक लक्षणों को या भौतिक विशेषताओं को देखते हैं। तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी के बारे में जो पहला तथ्य निकल के आता है कि यह प्रदेश का दक्षिणतम भौतिक भाग है। कैसा है? दक्षिणतम भौतिक भाग है। और दूसरा निकल के आता है कि यह नर्मदा नदी के समानांतर फैला है। क्यों? क्योंकि ये जो नर्मदा नदी है इसी के मैकल श्रेणी के अमरकंटक से इसका क्या होता है? उद्गम होता है और ये निरंतर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती चली जाती है। और इसके दक्षिण में इसके समानांतर कौन फैला हुआ है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। क्लियर? अब इसका निर्माण कैसे हुआ है? अगला भौतिक विशेषता कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो दक्कन ट्रैप की चट्टानों और धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। तो ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है जो इसका पश्चिमी भाग है, कौन सा भाग है? पश्चिमी भाग, यानी कि ये वाला जो भाग है ये दक्कन ट्रैप की चट्टानों से बना है। और जो इसका पूर्वी भाग है ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बना है। यहाँ तक की बात स्पष्ट है। चलिए अब आइए इसका विस्तार देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में इसका विस्तार है। तो विस्तार से स्पष्ट है। अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर चले तो बड़वानी हो गया, बुरहानपुर हो गया, खरगोन हो गया, खंडवा हो गया, बैतूल में भी इसका विस्तार है, होशंगाबाद हो गया, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। तो इन दक्षिणी तमाम जिलों में किसका विस्तार है? मुख्य रूप से आपके सतपुड़ा मैकल श्रेणी का। क्लियर हो गया? चलिए अब अगला जो इसका भौतिक लक्षण निकल के आता है कि इसको हमने नाम क्या क्या दे रखा है? किसको? सतपुड़ा मैकल श्रेणी को। तो इसे इसका जो उपनाम निकल के आता है उत्तर भारत व दक्षिण भारत के मध्य की दीवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर भारत व दक्षिण भारत के मध्य की दीवार कहा जाता है। और इस दीवार को पार करने का जो प्रवेश द्वार है वो असीरगढ़ को कहा जाता है। बुरहानपुर दर्रे को, माफ कीजिए, बुरहानपुर जो दर्रा है इसी का एक भाग है, इसी के बीचों बीच ये पास बना हुआ है और ये इसी दीवार को आर पार करने वाला है। तो उत्तर भारत व दक्षिण भारत के मध्य की दीवार किसे कहा जाता है? आपके सतपुड़ा मैकल श्रेणी को। मृदा की बात करें तो यहाँ की मृदा कैसी है? तो अगर पश्चिम की ओर देखें तो पश्चिम में ये मृदा छिछली काली के रूप में पाई जाती है। और जो मध्य में है बैतूल के आसपास का ये जो क्षेत्र है यहाँ पे लैटेराइट मृदा पाई जाती है, क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र है। और ऐसा पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पर ढाल में अत्यधिक वर्षा होती है जिससे उसके बारीक और महीन कण क्या हो जाते हैं? नीचे चले जाते हैं। तो वो मृदा क्या कहलाती है? हमारी लैटेराइट। क्या कहलाती है? लैटेराइट मृदा कहलाती है। और जो इसका पूर्वी भाग है तो पूर्वी भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी, जो कि चावल की खेती के लिए अत्यंत उपयोगी है। कृषि की बात करें तो जो आपका पश्चिमी भाग है यानी कि बुरहानपुर, बड़वानी, खरगोन और ये खंडवा में, तो यहाँ पे कपास और मूंगफली, क्योंकि काली मिट्टी पाई जाती है तो यहाँ पे कपास और मूंगफली की खेती होती है। होशंगाबाद बैतूल का जो क्षेत्र है यहाँ पर गेहूं का उत्पादन होता है। और छिंदवाड़ा के क्षेत्र में मक्का का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसीलिए छिंदवाड़ा को कॉर्न सिटी भी कहा जाता है। और कॉर्न फेस्टिवल यानी कि मक्का महोत्सव भी कहाँ आयोजित होता है? आपके छिंदवाड़ा में। और ये जो आपका बालाघाट का क्षेत्र है यहाँ पे सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है। तो ये प्रमुख फसलें हो गई हमारी।
जलवायु की बात करें तो यहाँ की जलवायु कैसी है, तो गर्मी में साधारण गर्म रहती है क्योंकि ये ऊंचा प्रदेश है। तो जब कोई प्रदेश क्या होता है, ऊंचाई पर होता है, अगर उसका उच्चावच क्या है, अधिक है, तो वह प्रदेश ऊंचाई के साथ वहाँ पे ठंडी की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। तो गर्मी में यहाँ साधारण गर्म रहती है, लेकिन ठंड में यहाँ क्या हो जाती है, अधिक ठंड हो जाती है। तो ये 75 सेंटीमीटर कितनी वर्षा, पश्चिम जो भाग है उधर 75 सेंटीमीटर होती है और पूर्व में 150 से अधिक 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो एक तथ्य निकल, तो यहाँ से जो एक बात निकल के आती है वर्षा को लेकर कि अगर हम इस भौतिक भाग के पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा में क्या होती है, वृद्धि देखने को मिलती है। क्लियर, ये हो गई वर्षा। अब वन में आते हैं तो इसका जो वन है, तो पश्चिम में जो वन का स्वरूप है वो कैसा है, पश्चिमी भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी कि ऐसे वन जो गर्मियों के दिन में अपनी पत्तियां क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। लेकिन वही पूर्व की बात करें तो पूर्व में उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। चूंकि इधर वर्षा ज़्यादा होती है तो यहाँ के जो अधिकांश वृक्ष होते हैं, तो आधे वृक्ष जो होते हैं वो पत्तियां गिरा देते हैं और आधे वृक्ष जो होते हैं पत्तियां नहीं गिराते हैं। प्रमुख वृक्ष कौन से, तो साल, महुआ, सागौन और बांस के यहाँ पाए जाते हैं। क्लियर है। चलिए आगे इस प्रदेश की विशेषता देखते हैं, भौतिक विशेषता। तो क्या निकल के आता है कि नदियाँ, तो इस भौतिक प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो ताप्ती नदी है जो कि बैतूल से निकलती है, मुल्ताई पहाड़ी से, वेनगंगा नदी है, पेंच नदी है, बावनथड़ी है और तवा नदी है। तो ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। जब नदियाँ हम पढ़ेंगे तो जब नदी तंत्र को देखेंगे तो एक एक नदी का प्रवाह कैसा है, स्वरूप कैसा है और कहाँ से प्रभावित होती हैं, तो इनको बढ़िया अच्छे से मैप में देखेंगे। क्लियर। फिलहाल जानकारी के लिए इतना याद रखिएगा कि ताप्ती, वेनगंगा, पेंच, बावनथड़ी और तवा यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। खनिज की बात करें तो जो खनिज यहाँ पर जो मुख्य रूप से है कोयला, ये छिंदवाड़ा सिवनी के क्षेत्र में पाया जाता है कोयला। टंगस्टन आगर गांव से पाया जाता है छिंदवाड़ा के। तांबा और मैग्नीज है ना, ये आपके बालाघाट में पाई जाती है और बैतूल से आपके ग्रेफाइट का उत्पादन होता है। क्लियर। तो ये यहाँ के प्रमुख क्या हो गए, खनिज क्षेत्र हो गए। कौन प्रमुख खनिज उत्पादन हो गए। पर्यटन की बात करें तो यहाँ का जो पर्यटन प्रमुख क्षेत्र है तो पचमढ़ी, जिसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश का प्रमुख हिल स्टेशन है। असीरगढ़, जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से यहाँ का जो असीरगढ़ का किला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अमरकंटक, ये अमरकंटक जो है ये मैकाल की वो चोटी है जहाँ से क्या निकलती है, आपकी नर्मदा और सोन का उद्गम होता है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी में स्थित है, ये भी इसी भौतिक भाग का क्या है, पर्यटन स्थल है। तो ये प्रमुख चीज़ें हो गई, भौतिक प्रदेश हो गई। अब हम देखते हैं कि ये जो आपका कौन सा सतपुड़ा मैकल श्रेणी है, इसको हमने 3 श्रेणियों में बांट रखा है। कितने श्रेणियों में बांट रखा है, 3 श्रेणियों में बांट के रखा है। और पश्चिम से पूर्व की ओर देखें तो जो एक पश्चिम में कौन सा हो गया, ये पश्चिमी श्रेणी जिसका हमने नाम दिया है राजपीपला। क्या नाम दिया है, राजपीपला। जो मध्य श्रेणी है इसको हमने नाम दिया है महादेव पर्वत श्रेणी। और जो पूर्वी है, इस पूर्वी श्रेणी को हमने नाम दिया है मैकल श्रेणी। अभी जब हम पर्वत पढ़ेंगे तो पर्वतों में हम डिटेल से देखेंगे इन तीनों पर्वतों को। फिलहाल देख लेते हैं कि ये पर्वत श्रेणियाँ जो हैं इनका विस्तार कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर। तो इनका जब विस्तार हम देखते हैं तो देखेंगे जो राजपीपला है, कौन सा, राजपीपला, ये गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला है। कहाँ इसका विस्तार है, गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला है आपका राजपीपला। और यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है वो चूलगिरी है। जो महादेव है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला है। किन 2 राज्यों में फैला है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। और यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है वो धूपगढ़ है। फिर मैकल श्रेणी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला है और यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक। तो आई होप आपको ये जो सतपुड़ा मैकल श्रेणी है इसकी जो तमाम भौतिक विशेषताएं थी वो समझ में आ गई होंगी, है ना। चलिए अब आगे के हम नेक्स्ट भौतिक प्रदेश के बारे में देखते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट भौतिक प्रदेश है वो कौन सा होगा, पूर्वी पठार, या इसी को हम क्या बोलते हैं, बघेलखंड का पठार। कौन सा हो गया, पूर्वी पठार, या इसी को क्या बोलते हैं, बघेलखंड का पठार बोलते हैं। यह मध्य प्रदेश के भौतिक जो 7 भौतिक प्रदेश हैं उनका सबसे न्यूनतम क्षेत्र वाला भौतिक भाग है। और यह पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का केवल 7% भाग है। कितना है, 7%। निर्माण की बात करें तो ये जो पूर्वी पठार है ये गोंडवाना शैल समूह से बना है। और जो इसका ये जो दक्षिणी वाला मैप में आप देख रहे होगे, ये जो दक्षिण का है, ये जो दक्षिणी भाग है इसका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टान से हुआ है, क्योंकि यहाँ पे धात्विक खनिज भी पाए जाते हैं। लेकिन जो उत्तरी और अधिकांश भाग है ये गोंडवाना शैल समूह से इसका निर्माण हुआ है। क्लियर।
विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार जो मुख्यतया देखने को मिलता है तो आपके 4 जिले हैं, रीवा, सीधी, सिंगरौली और शहडोल में। सीधी, सिंगरौली, शहडोल का अधिकांश हिस्सा इस भाग में आता है, लेकिन रीवा का कुछ हिस्सा बघेलखंड के पठार में आता है और कुछ हिस्सा रीवा पन्ना के पठार में आता है। क्लियर है। चलिए अब इसके उपनाम, तो बड़े उपनाम इसके निकल के आएंगे। इसको जनपद काल में, महाजनपद काल में इसको करूस जनपद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? करूस जनपद कहा जाता था। इसी बघेलखंड के पठार को सफेद शेर की भूमि कहा जाता है, क्योंकि विश्व का पहला सफेद शेर मोहन जो है यहीं से पाया गया था, पकड़ा गया था बघेल राजाओं द्वारा। इसको वरुणांचल भी कहा जाता है और अष्टादशारवी, इसका अन्य नाम क्या है? अष्टादशारवी और बागुड़, ये सब इसके प्राचीनतम नाम है जो समय समय पर इसको दिए गए हैं। क्लियर है। अब वर्तमान में इसको क्या कहा जाता है? पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार, जो कि भूगोलवेत्ताओं द्वारा दिए गए हैं। क्लियर है। चलिए अब आगे हम देखने का प्रयास करते हैं कि इसमें यहाँ पे मृदा कौन सी पाई जाती है। तो यहाँ की जो मृदा का स्वरूप है वो लाल पीली मिट्टी है। कौन सी है? लाल पीली मिट्टी है। और यहाँ जो कृषि का उत्पादन होता है तो कृषि संभवतः सभी यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि मैंने जैसे गेहूं को बताया था, गेहूं ऐसी फसल है जो मध्य प्रदेश के हर भौतिक प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में इसका उत्पादन होता है। लेकिन वो 2 प्रमुख फसलें जो कि सर्वाधिक यहाँ पर उत्पादित होती हैं, एक अलसी हो गई और दूसरा तंबाकू। तो अलसी और तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन आपके रीवा में होता है और ये भौतिक प्रदेश में, किस भौतिक प्रदेश में आता है? पूर्वी पठार में। जलवायु की बात करें मित्रों तो जलवायु यहाँ की ग्रीष्म में यहाँ साधारण गर्म होती है। कैसी होती है? ग्रीष्म काल में साधारण गर्म होती है, लेकिन वही शीतकाल की बात करें ठंडी में तो यहाँ की ठंडी कैसी होती है? अधिक ठंड होती है। क्लियर। वर्तमान के जलवायु के रवैये से आपको पता ही होगा, है ना, कि मध्य प्रदेश अभी रीवा में किस स्तर की कड़ाके की ठंड पड़ रही है। क्लियर है। चलिए वर्षा की बात करें तो वर्षा यहाँ सर्वाधिक वर्षा वाला भाग, अगर 7 भौतिक भागों की बात करें तो औसतन सर्वाधिक वर्षा किस भौतिक भाग में होती है? इसी बघेलखंड के पठार में 125 से 140 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। मुख्यतः आपका ये शहडोल, अनूपपुर और ये सीधी, सिंगरौली का क्षेत्र हो गया, ये हो गया। अब जब वर्षा यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में हो रही है तो यहाँ के वन का स्वरूप कैसा होगा? तो उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क पर्णपाती वन पाए जाएंगे। कैसे पाए जाएंगे? उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क पर्णपाती वन, यानी कि यहाँ के जो वृक्ष होंगे वो आधे वृक्ष जो होंगे वो गर्मियों के दिनों में अपनी पत्तियां गिरा देंगे और आधे वृक्ष जो होंगे वो पत्तियां नहीं गिराएंगे। और प्रमुख वृक्ष कौन से हो गए? तो साल, सागौन और तेंदुपत्ता। कौन कौन से हो गए? साल, सागौन और तेंदुपत्ता। क्लियर। नदियों की बात करें तो यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं तो सोन है, जोहिला है और बनास, गोपत। कौन कौन सी 4 प्रमुख नदियां हो गई? सोन, जोहिला, बनास और गोपत। नदी तंत्र में इनको हम देखेंगे अच्छे से। खनिज की बात करें तो पूरे भारत की सबसे मोटी कोयले की परत आपके सिंगरौली में पाई जाती है, जो कि कहाँ है? आपके इसी क्षेत्र में आता है। और मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ा कोयले का जो भंडार है वो कहाँ है? आपके शहडोल में है, सुहागपुर में। तो ये जो कोयला है, चूना पत्थर है और गेरू, तो यहाँ की ये प्रमुख क्या है? खनिज हैं। और अगर हम यहाँ के पर्यटन क्षेत्र की बात करें, किसकी बात करें? पर्यटन क्षेत्र की बात करें तो यहाँ के जो प्रमुख पर्यटन क्षेत्र हैं तो एक तो बाणसागर बांध है जो कि सोन नदी पर बना है देवलोन, शहडोल जिले में। गोविंदगढ़ जो कि बघेल वंशों की क्या रहा है? बघेल वंशों का वहाँ पर किला भी है। और परसुली रिसोर्ट, ये परसुली भी बना है, बहुत अच्छा नदी बीच है जो कि आपके ये शहडोल, सीधी और रीवा के बीचों बीच है। सोन घड़ियाल केंद्र, ये सीधी में है आपके। संजय डुबरी, जिस संजय को जिसे डुबरी नेशनल पार्क भी कहा जाता है, ये भी सीधी में स्थित है। तो ये यहाँ के प्रमुख प्राकृतिक और ऐतिहासिक पर्यटक स्थल हैं जो पर्यटन को क्या करते हैं? यहाँ पर आकर्षण का केंद्र बनाते हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार से आज हमने जो 2 शेष भौतिक प्रदेश बचे थे, कौन से? आपके सतपुड़ा मैकल श्रेणी और आपके पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार, इसको हमने बड़े बेहतर तरीके से देखा। आपको वीडियो कैसा लगा इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने सुझाव भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब जो अगला वीडियो होगा वो मध्य प्रदेश के पर्वतों को लेकर होगा, जिसको हम मानचित्र के माध्यम से बड़े बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माता पिता, गुरुजनों, सैनिकों और किसानों का आप सदैव सम्मान कीजिएगा। ये हमारे और हमारे राष्ट्र के निर्माता हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।